और गरीबों का आशियाना। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? यह होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जो जमीन कभी बाहुबलियों की हुआ करती थी, वहां गरीबों का आशियाना बनेगा। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी जब कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में ये निकलते थे तो आसपास दूर दूर तक इनसे लोहा लेने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन आज उन्हीं की जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन करके ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के दिन अब लद चुके हैं। आपको दिखाएं कि किस तरह से आज ये भूमि पूजन किया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि माफियाओं के जमीन पर गरीबों का आशियाना बसाने की क्या तैयारी है, किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। बताते हैं कि जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा था और अब इस पर जो गरीब हैं उनके लिए फ्लैट बनाया जा रहा है, गरीबों के लिए घर बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए भूमि पूजन कर दिया है। 1731 वर्ग मीटर पर यह जमीन ये था। अतीक का इस पर अवैध कब्जा था। 20 साल से नजूल की जमीन पर यह कब्जा कर रखा था। यह जमीन खाली कराई गई और खाली कराई गई जमीन की कीमत जो है वो 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जा हटा दिया। इस जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। जमीन पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जाएगी। बिल्डिंग में स्टिल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है। केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए का इसमें भी अनुदान देगी। राज्य सरकार इसमें 1 लाख रुपए का अनुदान देगी जो फ्लैट खरीदेंगे उनको। तो करीब जो ये फ्लैट खरीदने वाले हैं उनको 3.5 लाख रुपए देना होगा और ये घर जो है वो उनका हो जाएगा। लेकिन किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज भूमि पूजन करके ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के दिन अब लग चुके हैं। आपको दिखाते हैं इसी स्टोरी की रिपोर्ट। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। योगी ने जो बात 4 महीने पहले विधानसभा में कही थी, आज उसकी शुरुआत हो गई। अब तक इस जमीन पर बाहुबली का कब्जा था। इस जमीन पर माफिया डॉन अतीक अहमद का करीब 20 सालों से कब्जा था, लेकिन योगी राज में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर सुंदर भाटी हो। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन तो योगी के सत्ता संभालते ही आ गए थे और करीब 5 सालों से माफियाओं पर योगी का हंटर लगातार चल रहा है। किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ है क्या? और जोर से बताओ है क्या? मित्रों, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। यहां कानून का राज प्रस्थापित हो। इसी वजह से यूपी में माफियाओं की 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब तक जब्त किया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चल चुका है। तो कैसे एक्शन किया गया, कैसे माफियाओं की जमीन योगी सरकार ने अपने कब्जे में लेकर अब उस पर फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन भी कर दिया। आपको बताते हैं किस तरह से अतीक पर एक्शन लिया गया। योगी सरकार ने अब तक क्या क्या एक्शन लिए हैं। बाहुबली की 326 करोड़ की संपत्ति जब्त की, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। न सिर्फ माफियाओं के, उनके गुर्गों के भी अवैध निर्माण पर एक्शन किया गया। करीबी रिश्तेदारों तक पर कार्रवाई की गई। अवैध प्लॉटों को खाली कराया गया। 45 से ज्यादा अवैध मकान जमींदोज किए गए, जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सब ढहा दिया गया। अब तक 89 गुर्गों पर कार्रवाई हुई। 60 गुर्गों के हथियार लाइसेंस रद्द किए गए। सदस्यों पर 21 मुकदमे दर्ज किए गए। 9 गुर्गों को जेल भेजा गया। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तब जाकर यह स्थिति अब उत्तर प्रदेश में आई है, जहां पर माफियाओं की सल्तनत अब खत्म होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्रवाई पर, माफियाओं पर हुए एक्शन पर क्या कहती है वहां की जनता, आइए सुनते हैं। पहले क्या कुछ चीजें थी जिनमें अब आपको लगता है कि बदलाव आएगा? यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा यहाँ रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा। पहले रात में निकलने में लोगों को बहुत डर रहता था, कभी कभी छीना छपटी भी हो जाती थी, लड़कियां नहीं निकलती थी। उन सब चीजों के बहुत अच्छा, लड़कियां निकल सकती है यहाँ पे। पहले और अब में अब अंतर क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? अब कम से कम यहाँ लेडीज सेफ रहेंगी।
पहले क्या कैसा माहौल था, क्या स्थितियां थी? बहुत गंदगी, हर तरह की गंदगी इस इतने एरिया में बहुत ज्यादा गंदगियां फैली हुई थी और हम लोग भी प्रताड़ित हुए हैं अतीक की वजह से। पहले और अब में क्या बदलाव आपको? बहुत बदलाव, बहुत बढ़िया। अब तो अच्छा है कि कम से कम कुछ चीजें डेवलप होगी तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। एक माफिया राज हम लोग का खत्म हो रहा है प्रयागराज से, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर 75 जरूरतमंदों को फ्लैट दिए जाएंगे, उनके परिवारों को। तो अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उनके 2022 चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बताते हैं क्या 2022 के चुनावी दंगल में अतीक अहमद उतरने वाले। दरअसल अतीक अहमद चुनाव से पहले AIMIM में शामिल हुए हैं। अतीक की पत्नी ने उनकी जगह ओवैसी की मौजूदगी में सदस्यता ली थी। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। ओवैसी ने अतीक के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। प्रयागराज से अतीक के चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। मेरठ से भी अतीक के चुनाव लड़ने की अटकलें, अतीक के बेटे के बयान से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर अतीक चुनाव नहीं लड़ सके तो अतीक की पत्नी शाइस्ता चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही 2004 में वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन अब अतीक जेल में है और उनकी सल्तनत जो है अब खत्म होने की कगार पर है। आपको दिखाते हैं किस तरह से अतीक के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेशक थोड़े दिन पुरानी तस्वीरें, लेकिन आप देखिए इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि माफियाओं को किस तरह से जमींदोज किया यूपी की सरकार ने। एक वक्त था जब इन लोगों की तूती बोला करती थी और बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, लेकिन आज सारे के सारे माफिया या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या जेल के अंदर है। ये देखिए किस तरह से एक एक करके घर ढाया जा रहा है, कैसे एक एक करके मकानों को, होटलों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरह से योगी राज में माफियाओं पर एक्शन हुआ है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। आपको बताएं कि क्या क्या एक्शन अभी तक लिए गए। 365 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त हुई है। मुख्तार अंसारी की 2.5 साल में योगी का एक्शन ये सामने आया। बेटों के नाम पर 5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। मां के नाम पर 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 4 केस में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। करीब 61 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बात करें सुंदर भाटी की, 63 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 9 गुर्गों पर एक्शन हुआ। 4 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। 3 गुर्गों को जेल भेजा गया। 2 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। ध्रुव कुमार और कुंटो सिंह की बात करें, 18 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की गई। 43 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। 4 सदस्यों पर गुंडा एक्ट लगाया गया। 24 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं मुख्तार के ठिकानों पर कैसे कार्रवाई की गई। आइए देखिए, 22 दिसंबर 2021 की तस्वीर, बहुत ज्यादा पुरानी। पहले मुनादी करवाई गई। मुनादी करवाने के बाद नोटिस चिपकाया गया और नोटिस, ये देखिए सार्वजनिक सूचना, नोटिस चिपकाने के बाद आपको बता दें मुख्तार और उसके परिवार की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। और अब बताया जा रहा है ये जो तस्वीरें हैं वो उसी समय की जब 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब एक वक्त था माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब आपको बता दें कि वो वक्त अब नहीं है। अब माफियाओं की बोलती बंद है और माफियाओं की जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। ओमाइक्रॉन से जंग लड़ी जानी बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री ने कल वो सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश ओमाइक्रॉन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हम सभी भारतीयों को फिर से एक होना होगा और ओमाइक्रॉन से जंग लड़नी होगी। कहां कितने केस आए जल्दी से देख लेते हैं। मैप आएगा भी, मैप पे देखते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 140, एक बार फिर से महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, जो चिंता की बात है। उसके बाद दिल्ली 89 केसेस, उसके बाद गुजरात 49 केसेस, उसके बाद तेलंगाना 41 केसेस। जल्दी चलेंगे। केरल 38 केस, तमिलनाडु 34, इसी तरह कर्नाटक जो है वो 31 केस, इसके बाद राजस्थान 22, उसके बाद सब सिंगल डिजिट में। पश्चिम बंगाल में 6 केस सामने आए अभी तक, लेकिन चिंता की बात यह है कि पूरे देश में आ रहे हैं। हरियाणा में 4 केस सामने आए अभी तक, ओडिशा में 4 केस सामने आए अभी तक, आंध्र प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2 आए हैं अभी तक, जो कि थोड़ी राहत की बात है। चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया, लद्दाख में 1 और उत्तराखंड में अभी तक 1 केस सामने आए हैं। लेकिन कोरोना लौट रहा है तो कार्रवाई भी लाजमी है, क्योंकि लोग सतर्कता नहीं बरत रहे। अभी मैं हाल में ट्रेन से सफर कर रहा था तो मैंने देखा लोग ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हैंड वॉश कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या क्या लिए गए हैं प्रिकॉशन, ये हम ध्यान देते हैं। दिल्ली रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह कर्फ्यू कल से लागू कर दिया जाएगा। कोरोना नियमों को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। अगर नियम तोड़ते हैं तो चालान भी होगा, क्योंकि जरूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। महाराष्ट्र रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोविड नियमों को तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। कार्यक्रमों को लेकर भी नियम जारी रहेंगे। नियम तोड़ा तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। बंद परिसर में कार्यक्रम किया
तो 100 गेस्ट खुले स्थानों पर समारोह कर सकते हैं, उसमें 250 मेहमान आ सकते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोविड से जुड़ा हुआ सभी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर नियम लगाए गए हैं। इंडोर शादियों में 100 मेहमान, आउटडोर शादियों में 250 मेहमान, जिम, होटल, थिएटर नियम के हिसाब से चलेंगे। 50% की क्षमता के साथ इन्हें इजाजत रहेगी। नोएडा में भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। हरियाणा की बात करें तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिना वैक्सीनेशन संस्थानों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। निजी संस्थानों में भी नियम लागू होगा। 1 जनवरी से ये सारी पाबंदियां लागू हो जाएंगी। कार्यक्रम में 200 लोगों को परमिशन दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर ये सभी नियम लागू होंगे। इसी राह पर मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 शहरों में पाबंदी लगाई गई है। सरकारी कर्मियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीनेशन नहीं तो फिर कोचिंग, सिनेमा में एंट्री नहीं मिलेगी। जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। गुजरात रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। आपको बता दें 8 प्रमुख शहरों में पाबंदियां लागू की गई, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, राजकोट में पाबंदी लागू है। रेस्टोरेंट में 75% लोगों को इजाजत होगी। होम डिलीवरी, टेक अवे की परमिशन रहेगी। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैं जिस लापरवाही की बात कर रहा था वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, खचाखच भरा हुआ शिमला, आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। आपको दिख रहा है कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। सेकंड वेव की तस्वीरें याद कीजिए, पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ था 25 दिसंबर। ये देखिए शिमला की तस्वीरें आपको बताएंगे। मैं आपको साकेत, दिल्ली की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें डरा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पैनिक नहीं करना है हमें। बेशक हम पैनिक ना करें, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और तस्वीर, ये जनपद है दिल्ली का, जहां पर दूर दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। क्या इस तरह से ओमाइक्रॉन से हमारी लड़ाई होगी? प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। कोरोना के साथ ही अब ओमाइक्रॉन से भी युद्ध शुरू हो गया है। राज्य में कोरोना के नए तानव से जंग की तैयारी चल रही है। ओमाइक्रॉन को कैसे हराया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं। स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इस नए खतरे से लड़ाई को लेकर भी सियासत तेज हो गई। कुछ रोज पहले राहुल गांधी जो बूस्टर डोज को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो अब ग्रेड की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। इस कतार में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के साथ ही दूसरे दल के भी नेता किसी तरह से राजनीतिक लाभ ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन हमको देखना है कि ऐलान वास्तव में कितना इसको फल देते हैं। इसको देखने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है कि ये चुनाव की मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया गया। 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई, हमने बार बार कहा, उसमें देरी